सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। महापुरुषों की जीवनी, महापुरुषों के संक्षिप्त जीवन चरित्र की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष एक महापुरुष की जीवनी लेकर के आया हूं, विनायक सावरकर। इनको वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, और इनका नाम था विनायक सावरकर। भाग 1, 2 भाग में पूरी हमारी एक जीवनी हो जाती है। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, उसमें आप सभी को क्रम से देखते रहिएगा। चलिएगा, आपसे आरंभ में ही निवेदन करते हैं, आपको ये विषय सामग्री अच्छी लगती है, समाज के लिए प्रेरणादायी लगती है, अपने भावी संतानों को इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, तो आप उन सभी को अधिक से अधिक शेयर करें। इसी उद्देश्य से हम यह कार्य कर रहे हैं। चलिएगा, विनायक सावरकर, वीर सावरकर। अपने महापुरुषों का स्मरण करना भारत में एक श्रेष्ठ परंपरा रही है। कथा कहानियों से लगाकर पुस्तकों तक उनके कृतित्व और आदर्श जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। यदा कदा पर्वों के माध्यम से भी, पर्व मीन्स त्योहार, सेलिब्रेशन, हमने उनका स्मरण करना अपना पुनीत कर्तव्य समझा है। राम नवमी के में भगवान राम का, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का, शिवरात्रि को भगवान शिव का, नवरात्रि में भगवती दुर्गा माँ का स्मरण, वसंतोत्सव में वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती की वंदना तथा हिंदू साम्राज्य दिवस पर छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्सवाचरण हमारे लिए शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक है। इसी प्रकार महापुरुषों, वैज्ञानिकों, ऋषि मुनियों, साधु संतों, समाज सुधारकों, विभिन्न क्षेत्रों में कीर्ति प्राप्त व्यक्तियों व क्रांतिकारियों का भी साहित्य के माध्यम से स्मरण किया जाता है। इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत है वीर विनायक सावरकर का जीवन वृत्त, जिन्होंने अपने अदम्य साहस व भारत माता के प्रति प्रगाढ़ देशभक्ति का परिचय देते हुए भारत को स्वाधीन कराने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। इस पुस्तक के माध्यम से, पतली पुस्तक है, आप सभी मंगा भी सकते हैं, अन्यथा सुन लीजिएगा। इंग्लैंड में भारतीय स्वाधीनता के लिए अथक प्रयास, बंदी होने पर भी अथाह समुद्र में छलांग लगाने का अनोखा साहस, कोल्हू में बैल की भांति जोते जाने पर भी प्रसन्नता और विषम परिस्थितियों में भी अपनी असाधारण काव्य शक्ति से अद्भुत रचना करने वाले वीर विनायक सावर जी की यह अमर कथा है। प्रभावी वाणी, शक्तिशाली लेखनी और साहसिक कृति तीनों का साकार रूप थे हमारे विनायक दामोदर सावरकर जी। साहसिक छलांग। 10 जुलाई 1910 प्रातःकाल सूर्योदय होने जा रहा था। फ्रांस के मार्सेलीज बंदरगाह पर मोरिया नाम का जहाज लंगर डाले खड़ा था। उसमें कुछ यांत्रिक गड़बड़ी हुई, टेक्निकल कुछ मशीनरी गड़बड़ी हुई। कारीगर उसकी दुरुस्ती में मग्न थे। जहाज के प्रवासी उसके दुरुस्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समुद्र शांत था।
प्रवासी भी निश्चिंत और बेफिक्र थे, परंतु एक युवक मन में ही कुछ हिसाब लगा रहा था। निश्चिंत रहना उसका स्वभाव नहीं था, कारण वह बंधन में था, वह बंधा हुआ था, वह अंग्रेजों का बंदी था। उस पर नजर रखने के लिए 2 पहरेदार नियुक्त किए थे। वे दिन रात उस पर निगाह रखते थे। मुझे शौच के लिए जाना है, बंदी ने पहरेदार से कहा। वीर विनायक सावरकर ने कहा, भाई मुझे शौच के लिए जाना है, मुझे मतलब लेटरिन के लिए जाना है। पहरेदार उसे जहाज के टॉयलेट ले गए। बंदी ने टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद किया। बाहर दोनों पहरेदार आमने सामने खड़े हो गए। दरवाजे के ऊपर कांच की खिड़की थी, उससे बंदी की हलचल पर नजर रखी जा सकती थी। टॉयलेट में गए युवक ने अपना ओवरकोट ऊपर की खिड़की पर रख दिया। इस प्रकार सिपाहियों की नजर से बचते ही वह वहां के पोर्ट होल से बाहर निकला और समुद्र में कूद गया। समुद्र की लहरों से संघर्ष करते हुए वह तैर कर किनारे पहुंचा और बंदरगाह की दीवार पर चढ़कर दौड़ने लगा। शौचालय के बाहर खड़े पहरेदार छटपटाने लगे कि काफी समय हो गया, फिर भी बंदी बाहर नहीं आ रहा है। अंदर कुछ गड़बड़ी की आशंका से वे जहाज के ऊपर आकर देखने लगे। बंदी समुद्र में कूद चुका था। पहरेदार शोर मचाने लगे, बंदी भाग रहा है, पकड़ो पकड़ो। देखते देखते जहाज में हो हल्ला शुरू हो गया। भागने वाले बंदी का नाम वीर विनायक सावरकर है। किसी ने कहा, इस साहसी घटना का वृत्त दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। दुनिया भर के लोगों को आश्चर्य हुआ। जन्म व आरंभिक जीवन। भगूर महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक छोटा सा गांव है। 28 मई 1883 को भगूर के दामोदर पंत सावरकर के घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम विनायक रखा गया। दामोदर पंत के अन्य 2 पुत्र थे, अर्थात दामोदर पंत सावरकर थे, ये वीर विनायक सावरकर के पिताजी थे। अन्य 2 पुत्र थे, गणेश व नारायण। गणेश व विनायक दोनों एक ही देवता के नाम हैं। समान अर्थ के लिए ये दोनों भाई आगे चलकर देश कार्य में समान रूप से अपना योगदान देते रहे। ठीक है, एक गणेश और एक दूसरे विनायक, तीसरा एक नारायण और था। समानार्थी नामकरण सार्थक बना। घर के लोग गणेश तथा विनायक को क्रमशः गणेश जी को बाबा और विनायक को तात्या कहकर पुकारते थे। तात्या, महाराष्ट्र में तात्या आदि इस प्रकार से बोलते हैं। चाफेकर बंधुओं से प्रभावित सावरकर बंधु। जब विनायक 9 वर्ष का था, उसकी मां राधाबाई का स्वर्गवास हुआ। गणेश तथा विनायक शिक्षा प्राप्त करने नासिक गए व पिता दामोदर पंत, छोटी बहन मैना तथा भाई नारायण भगूर में ही रहे। भारत तब ब्रिटिशों के अधीन था। 1897 में अंग्रेज सरकार ने यह निर्णय लिया था कि विक्टोरिया महारानी के राज्यारोहण का स्वर्ण महोत्सव सारे भारत में वैभव से मनाया जाए। उसी समय महाराष्ट्र में चारों ओर प्लेग की बीमारी फैली थी। लोग मक्खियों के समान बीमारी का शिकार हो रहे थे। जहां देखो वहीं मृत्यु का तांडव दिखाई देता था। ऐसी स्थिति में महारानी के इस राज्यारोहण उत्सव का अर्थ था जले पर नमक छिड़कना। कष्ट आ रहे हैं, वो अपना उत्सव मना रही है।
देश प्रेमी जनता को यह सहन नहीं हुआ। सत्ताधारी अंग्रेजों के इस व्यवहार के विरोध में पूना के चाफेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया। अंग्रेज सरकार ने चाफेकर बंधुओं को पकड़कर उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। अंग्रेज बड़े क्रूर थे। चाफेकर भाइयों के साहस और बलिदान की अमिट छाप सावरकर बंधुओं पर पड़ी। बालक विनायक ने चाफेकर बंधुओं के साहस और बलिदान पर स्फूर्तिदायक काव्य लिखा। उनकी अंतिम पंक्ति का आशय इस प्रकार है: आपका प्रारंभ किया कार्य बीच में ही बंद होगा, ऐसी शंका मत रखो, उसे आगे चलाने के लिए हम हैं, आप निश्चिंत रहें। केवल कविता लिखकर ही विनायक खामोश नहीं बैठा। अपनी कुल देवता अष्टभुजा दुर्गा माता के सामने विनायक ने प्रतिज्ञा की, देश की स्वतंत्र प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का ध्वज फहराकर और प्राणों की बाजी लगाकर हम संघर्ष करेंगे। मित्र मेला संगठित। विनायक तथा गणेश ने अपने मित्रों के साथ नासिक की शाला में मित्र मेला नाम का एक संगठन प्रारंभ किया। मित्र मेला के कार्यक्रम थे व्यायामशाला चलाना, सार्वजनिक गणेशोत्सव तथा शिवाजी जयंती का आयोजन। देशभक्ति पर गीतों की रचना स्वयं विनायक करता था। शिवाजी, तानाजी, वासुदेव, बलवंत, फड़के आदि लोगों के जीवन चरित्र विनायक स्फूर्तिदायक ढंग से सुनाते थे। किशोरों में स्वदेशाभिमान जगाने का स्फूर्ति केंद्र था मित्र मेला। मित्र मेला उनका उसको संगठन था। 1899 में विनायक के पिता दामोदर पंत प्लेग के शिकार हो गए। घर का पूरा भार गणेश पर आ पड़ा। गणेश अपनी बहन तथा छोटे भाई को भगूर से नासिक ले गया। गणेश का विवाह यशोदा नाम की कन्या से हुआ था। गणेश तथा यशोदा ने विनायक, मैना और नारायण का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया, क्योंकि गणेश सबसे बड़े थे। विनायक यशोदा भाभी में अपनी मां का ही प्रतिरूप देखते थे। ठीक है। विनायक की तीव्र बुद्धि पर गणेश को अभिमान था। घर का सारा भार स्वयं उठाकर विनायक को अपनी शिक्षा जारी रखने में उन्होंने उत्साहित किया। अभिनव भारत। माध्यमिक शाला की पढ़ाई पूरी कर विनायक आगे की शिक्षा के लिए पूना पहुंचे। उसी समय भाऊ साहब चिपलूणकर की पुत्री यमुना से विनायक का विवाह हुआ। वीर सावरकर जी का विवाह हो गया। यमुना जी उनकी पत्नी थी। विनायक ने पूना के फर्ग्यूसन महाविद्यालय में प्रवेश लिया। उनके साथ ही उनकी मित्र मेला की कल्पना ने भी महाविद्यालय में प्रवेश पाया। ठीक है। मित्र मेला संगठन जो चला रहे थे वो अब महाविद्यालय में भी ले गए उस सोच को। अपनी योजना सहपाठियों को समझाकर उन्होंने उनका संगठन तैयार किया। विनायक की प्रेरणा से महाविद्यालय के छात्रावास के भोजन कक्ष में छत्रपति शिवाजी का चित्र लगाया गया। प्रतिदिन शिवाजी का स्तवन, सप्ताहांत में समीप के सिंहगढ़ की यात्रा, वहां वीरों का चरित्र पठन, पारायण आदि का कार्यक्रम होने लगा। इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन से उत्साहित होकर विनायक ने अपने भाई गणेश को लिखा, बाबा, जब बड़े थे वो, अगली ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में हमारे संगठन के सदस्यों को स्वातंत्र प्राप्ति के लिए क्रांति का एक अगला कदम रखना है। आपके भी विचार हमें अवगत हों, यह आवश्यक है। गणेश को भाई का पत्र पढ़कर हर्ष हुआ। ग्रीष्म की छुट्टियों में नासिक में मित्रों का सम्मेलन हुआ। गणेश तथा विनायक अर्थात बाबा तथा तात्या, बाबा गणेश जी का बोलते थे, विनायक को तात्या बोलते थे, ने मित्रों के साथ देश कार्य की कई योजनाओं पर चर्चा की। कई प्रकार के हिसाब लगाए। अपने रक्त से परस्पर तिलक लगाकर स्वातंत्र प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का संकल्प लिया। उन्होंने इन कार्यकलापों के लिए अभिनव भारत नाम का एक संगठन और बना लिया।
विदेशी वस्त्रों की होली। नासिक सम्मेलन के बाद अभिनव भारत का काम उत्साह से आगे बढ़ने लगा। इसी समय भारत सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में लोगों का संघर्ष जारी था। बंग भंग का विरोध करने के लिए एक नए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विरोध सभा, जुलूस आदि तो हमेशा होते ही थे उस समय, परंतु इनकी योजना और ही थी। सार्वजनिक स्थानों में विदेशी वस्तुओं का सामूहिक दहन करने का इनका विचार था। यह कार्यान्वित भी हुआ। जलते हुए वस्त्रों को देखकर लोकमान्य तिलक जी ने कहा, हिंदुस्तान में उठी यह अंग्रेजों के विरोध की प्रथम चिंगारी है। इसकी दाहकता थोड़े ही दिनों में इंग्लैंड तक पहुंचेगी। अभिनव भारत द्वारा किए इस विदेशी वस्तुओं की होली के कारण तात्या को छात्रावास से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ रहकर ही अपनी शिक्षा चालू रखी और अंतिम परीक्षा में उत्तम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजों के देश की ओर शिक्षा पूरी करने के बाद विनायक मुंबई जाकर वकालत करने लगे। साथ में समाचार पत्रों में देशभक्ति पूर्ण लेख भी लिखते थे। लंदन का इंडिया हाउस भारत के स्वातंत्र्य संग्राम को प्रोत्साहन देने वाली एक संस्था थी। यह संस्था अपने कार्यकलापों के लिए एक योग्य व बुद्धिमान तरुणों को आकर्षित करने के उद्देश्य से विद्यार्थी छात्रवृत्ति देती थी, स्कॉलरशिप। संस्था द्वारा निकाले गए एक विज्ञापन को देखकर विनायक सावरकर ने उसके लिए अपना आवेदन पत्र भेजा। उन्हें वह छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। विनायक अपनी पत्नी यमुना को मायके भेजकर, यानी पत्नी के घर पर पत्नी को भेज करके 1906 में इंग्लैंड गए। माईझिनी स्वातंत्र्य वीर माईझिनी 1805 से लेकर के 1872 में, 1805 में उनका जन्म हुआ, 1872 में उनका देहांत हुआ है। सावरकर को अत्यंत प्रिय थे। ठीक है, ये एक स्वातंत्र्य वीर माईझिनी हुए हैं। इटली का यह देशभक्त, इटली के थे, इटली का यह देशभक्त तात्या का आदर्श नायक था। जुलाई 1906 में तात्या इंग्लैंड पहुंचे और वहां पर उसने माईझिनी के संबंध में उपलब्ध साहित्य का गहन अध्ययन किया। स्वातंत्र प्राप्ति के लिए भारतीयों को प्रेरित कर उनमें संघर्ष करने का उत्साह निर्माण करने हेतु सावरकर ने अत्यंत ओजस्वी तथा प्रेरणादायक भाषा में माईझिनी का चरित्र लिखा और उसे छपवाने के लिए भारत भेजा। चरित्र की हस्तलिखित प्रति को पढ़कर लोकमान्य तिलक जी ने कहा, माईझिनी का मूल चरित्र तो स्फूर्तिदायक है ही, परंतु तात्या की भाषा तथा लिखने की शैली अत्यंत ओजस्वी तथा तेजस्वी है। किसी भी युवक को वह वीर स्वातंत्र वीर बना सकती है। यदि यह चरित्र प्रकाशित हुआ तो ब्रिटिश सरकार उसे अवश्य जब्त करेगी। तिलक जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक माईझिनी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। 1857 का स्वातंत्र्य समर। स्वातंत्र्य के लिए भारतीयों की भावना को प्रदीप्त करने के लिए सावरकर जी ने 1857 में हुए स्वातंत्र्य संग्राम का समग्र इतिहास लिखा। उस इतिहास को भी हम यहाँ पर सीरीज में आपको सुनाएंगे। ठीक है, 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य समर इस नाम से लिखा। ठीक है, इस स्वातंत्र्य समर का महत्व कम करने के लिए ब्रिटिशों ने इसे सिपाहियों का गदर कहा था। सावरकर जी ने उस संग्राम का सत्य स्वरूप प्रकट किया। 1907 में 1857 के भारत में हुए प्रथम
स्वातंत्र संग्राम के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे। इस निमित्त इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ही एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वातंत्र संग्राम के इस महोत्सव के लिए बैरिस्टर राणा, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा मैडम कामा आदि सक्रिय सहयोग मिला। स्वातंत्र समर के गौरव चिन्ह को छाती पर लहराकर कई भारतीय विद्यार्थी लंदन शहर पर घूमने लगा करके छाती पर। इस गौरव चिन्ह को अभिमान के साथ छाती पर लगाकर महाविद्यालय के आवरण में मदन लाल ढींगरा नाम का विद्यार्थी भी घूम रहा था। उस समय कुछ अंग्रेज विद्यार्थियों ने उसे चिढ़ाने का प्रयास किया। ढींगरा ने जैसे ही अपनी कमर में रखी छुरी निकाली, वे भाग खड़े हुए। 1857 के स्वातंत्र समर के इस महोत्सव के कारण लंदन में अभिनव भारत के काम में तेजी आ गई। इस संगठन के सदस्य गुप्त रूप से गोला बारूद तैयार करते थे और निशाना लगाने का अभ्यास भी करते थे। सावरकर अपनी प्रथम पुस्तक स्वातंत्र समर की छपाई का प्रयास करने लगे। सरकार को इसकी सूचना मिल गई। सरकार का यह दृढ़ मत बन गया था कि सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक राजद्रोह की प्रेरणा देने वाला एक दस्तावेज है। पुस्तक की हस्तलिखित प्रति जब्त करने हेतु छापखानों पर छापा डाला जाता था। इस परिस्थिति में कभी न कभी वह हस्तलिखित प्रति सरकार को मिल ही जाएगी। इस डर से बाबा राव ने उसे फ्रांस भेज दिया। भारतीय भाषा में लिखित इस पुस्तक का मुद्रण फ्रांस में होना असंभव था, इसलिए उसे अंग्रेजी में अनुवाद कर छापा गया। पुस्तक की प्रतियां गुप्त रूप से भारत पहुंचने लगी। कुछ ही समय के बाद सरकार को इस पुस्तक के प्रकाशन की जानकारी मिल गई। पुस्तक पर बैन लगा दिया गया। इस संबंध में बाबा राव सावरकर पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नहीं, गलत बात है। अपनी बात तो हम कह ही सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज हमने इसका इतना भाग पढ़ लिया। 1857 का स्वातंत्र समर पॉइंट पढ़ लिया। अब अगली भाग 2 में हम पढ़ेंगे शोक बना श्लोक। शोक बना श्लोक ये बिंदु है, उस पर हम आगे देखते हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है, आप इन वीडियो को अच्छी प्रकार से देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। हमारी जो नई पीढ़ी है उसको अपने इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। भूत में हमने क्या किया है हमारे पूर्वजों ने, इसकी जानकारी यदि होगी तो भविष्य में आकर के वैसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। हमको सीख मिलती है। सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी है ये सीरीज, जन सामान्य के लिए। और आपसे निवेदन करते हैं, आपको अच्छी लगती है और लाइक अवश्य किया करें। हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। हम पुरुषार्थ करते हैं, बोलते हैं आपके लिए, कोई पैसा नहीं लेते हैं आपसे, ठीक है। आपके लिए और आपकी भावी पीढ़ी के लिए कार्य करने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि आपके समाज के व्यक्ति हैं, हम आपके समाज के एक अवयव हैं। आप और हम एक हैं। आपका लक्ष्य और हमारा लक्ष्य मिलकर के एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति में आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़ें और अपने महापुरुषों के जीवन को समझें और अपने जीवन का उत्थान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सभी पवित्र आत्माओं को कोटि कोटि वंदन। नमस्ते।